नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आयोजित हुआ और मोदी 3.0 का आगाज जबरदस्त हंगामे के साथ हुआ। संसद के सत्र के पहले दिन राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने हाथों में संविधान की प्रति रखी और मोदी सरकार पर संविधान को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी संसद में प्रवेश से पहले देश को आपातकाल के दौर की याद दिला दी। संसद में पहले दिन बिना बहस के ही हंगामे से कहीं ना कहीं यह संकेत मिल रहा है कि इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा हमलावर रहने वाला है। मोदी 3.0 में संसद की कार्यवाही कैसी रहेगी और इसमें विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंदी में एक कहावत है, टूट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही जबरदस्त खींचतान देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने सत्र की कार्यवाही के दौरान संविधान की कॉपी लहराई और लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को आपातकाल के दौर की याद दिलाई। सत्र के दौरान राहुल गांधी आक्रामक दिखे और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का जिम्मा खुद पीएम मोदी ने संभाला। लोकतंत्र के खतरे में होने के दावों के बीच मोदी ने कांग्रेस को आपातकाल की याद दिला दी। पीएम ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों पर जुल्म किया गया और देश उस दौर को कभी नहीं भूलेगा। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि मोदी 3.0 में संसद की कार्यवाही में विपक्ष की क्या भूमिका होगी और विपक्ष कितना सहयोग करेगा। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो चलिए, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत आपका। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत आपका। ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। ज्योति जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं ज्योति जी आप ही से। एक विपक्ष मजबूत हुआ है इस बार के संसद में, अगर हम देखें तो मजबूत हुआ है,
लेकिन मजबूती के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। आज की तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि जिम्मेदारी कम, मजबूती ज्यादा दिखाने की कोशिश हुई विपक्ष की। जी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम विपक्ष के लोग आते हैं पार्लियामेंट में, तो हमारी तो सबसे बड़ी जवाबदेही ये है कि हम लोगों की बात को उठाएं, लोगों के साथ जो अगर इंजस्टिस की भावना जगती है हाउस में, तो उसके विरोध में हम खड़े हों। तो आज जब हम आते हैं और सरकार की तरफ से, और सबसे पहले जो बड़ी बात है कि हमारे हाउस को चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। उसे देखना होता है कि विपक्ष के लोगों को कैसे साथ लेके चलें, क्योंकि विपक्ष वो जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जब प्रोटेम स्पीकर की बात जब आई, तो उसमें तो बहुत साफ बात है और क्लियर बात है कि जो सबसे सीनियर होते हैं, ज्यादा टर्म्स जिनके ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। तो जब प्रोटेम स्पीकर का उन्होंने जब नाम लिया, तो विपक्ष के लोगों ने उनको याद दिलाया कि देखिए केरला के जो मिस्टर सुरेश हैं, वो 8 टर्म वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उस हिसाब से उनको बनना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया? अभी शुरू ही हुआ है, पहला ही दिन है जहां ओथ लेने की बात है, वहीं से आपने शुरू कर दिया अपनी मनमानी। संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात वहीं से शुरू कर दी। तो विपक्ष तो नारा पूरे इलेक्शन में भी दिया, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर 1 जून तक राहुल गांधी बार बार बोलते रहे कि जो सरकार है, मोदी की सरकार, वो जो है संविधान की हत्या करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। और जब बदलने की बात होता है तो कोई विपक्ष अपने मन से नहीं बोलता है। कर्नाटक, इनके ही भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर हेगड़े थे कर्नाटक के, उन्होंने ही बोला था कि अगर हम 400 पार करेंगे तो हमें इसलिए 400 दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो अरे भाई, संविधान किस लिए बदलना है? ज्योति जी, वो सब तो हो गया, 400 मिला नहीं, 400 मिला नहीं। तो जिन्होंने ये कहा था हम संविधान बदल देंगे, वो संविधान तो अब बदल नहीं सकते हैं। संभव है ये? अब तो नहीं बदल सकते। लेकिन जो एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ऐसा आज लगा, क्योंकि आज तो कुछ था भी नहीं, आज तो शपथ लेना था, सिंपल सा शपथ लेना था। लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष, ऐसा लगा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ताकत दिखाने से ज्यादा आपकी भूमिका बड़ी हो गई है, वो भी आपको दिखाना होगा। आप उस नजरिए से देख रहे हैं, चूंकि विपक्ष 5 हो या 500 हो या 50 हो, विपक्ष का तो काम है कि जहां भी उस हाउस के अंदर संविधान के बात, जो लिखी हुई बातें हैं, उसके अगर विरोध बात जाती है तो उस पर आवाज उठाना। तो विपक्ष कहता है कि अब आज पहला ही दिन है और प्रोटेम स्पीकर को केवल ओथ दिलाना होता है और स्पीकर का चुनाव करने की बात होती है। तो आप यहीं से तो सही चलो ना, तब तो हम पूरे 5 साल आप सही दिशा में जाओगे। जब यहीं से आप मनमानी कर रहे हैं, क्या तो आज आगे वही क्या लगा करेंगे? कि मतलब जीतकर ज्यादा संख्या में आए तो चलो पहले अपनी ताकत दिखाते हैं, बाद में जो जिम्मेदारी है वो दिखाते रहेंगे? देखिए, जिस बात को लेकर आज विपक्ष के लोग कह रहे थे, इंडिया गठबंधन कह रहे थे, आज उस बात को सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, प्रोटेम के स्पीकर के जो पद के लिए उसमें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, केवल इतना है कि वो ओथ दिला देता। और ओथ दिलाने उसकी जो शर्त थी कि सबसे ज्यादा अनुभवी, जो सबसे ज्यादा संसद में बार पहुंचे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो आज से ही उन्होंने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि हम लोग विपक्ष को फिर दबाएंगे, कुचलेंगे। यहाँ शुरुआत हमेशा हेल्दी पॉलिटिक्स में पक्ष की होती है जिम्मेदारी कि वो विपक्ष की भावनाओं का भी ध्यान रखे और जो संविधान के अनुरूप काम हो सके। यहाँ से शुरुआत हो गई है। नंबर 2, लोकतंत्र की बात भी कहना चाहूंगा मैं। लोकतंत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी ने करा था, पिछला अनुभव हम भूल थोड़ी पाया, देश थोड़ी भूल पाया कि किस प्रकार चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। ये तो करना चाहते हैं। और 2024 में जनादेश मिला है इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी को, ये इसीलिए मिला है कि पूरा देश चंडीगढ़ ना बना दे भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं। और ये श्री गणेश जो है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी शुरुआत नहीं करी है। एक लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर सभी को साथ लेके सभी को साथ चलने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के साथ अपनी छोटी सी बात को खत्म कर दूंगा।
विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार होता था। माननीय राजीव गांधी जी ने, अटल जी का स्वास्थ्य खराब था और उन्होंने कहा कि जाइए आप ये सरकारी यात्रा करिए, भारत का पक्ष भी रखिए और अपना इलाज भी कराइए, और उनको मौका दिया। वहां पर वो चाहते तो अपनी सरकार के लोगों को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दिया। ये एक स्वार्थपूर्ण वातावरण होता था। लेकिन ये हठधर्मिता की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। पिछले 10 साल में भी हमने इनकी हठधर्मिता देखी, कैसे 150 सांसदों को ये लोगों ने निलंबित करने का काम करा, कैसे इनका सांसद एक अल्पसंख्यक समाज को गाली देना। देश भूला थोड़ी है अभी, देश भूला थोड़ी है, देश को तो याद आती है इस तरह की बात अगर संविधान की कर रहे हैं, संविधान की प्रतियां हाथों में है, तो मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा कि क्या प्रोटेम स्पीकर चुनने के लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ? बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूं। उसमें ये एक तरीका, जो सबसे ज्यादा बार सदन में जीत कर आए हैं उनको ये पद दिया। इस पद की केवल शपथ दिलाने का कार्य रहता है। इसकी कोई संवैधानिक व्यवस्था है? वही तो विपक्ष ने कहा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ये हैं, सबसे सीनियर ये हैं पूरे सदन में, तो इनको मौका दे दे। लेकिन हठधर्मिता से मोदी जी बाज आने वाले कहां हैं? अनुरुद्ध जी, आप अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं। जी अभिषेक जी, ये हमारे दोनों मित्र इतना बोल रहे हैं, बार बार ये जता रहे हैं कि इनकी संख्या पहले से ज्यादा हुई है। ठीक है भाई, पहले से आप ज्यादा हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है। आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने आए हैं, ना कि आप केवल दंगा फसाद और यूं चिल्लाने के लिए आप आए हैं। भाई अगर आपकी संख्या ज्यादा हुई तो आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करिए। अब ये बात आती है कि किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, ये तो हमेशा जो दल का ये कह रहे, बार बार ये कहते हैं कि ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं है कि जो ज्यादा बार का जीता हुआ सांसद होगा वही प्रोटेम स्पीकर बनेगा। एक परंपराएं बहुत सी रहती हैं, बदली जाती हैं ये सब, क्योंकि राजनीतिक तौर पे कौन सा फैसला उचित होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये, और दूसरी चीज है, कांग्रेस के मित्र बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं। बड़ी मजेदार चीज है, कल 25 जून है, आपातकाल का 50वां साल में शुरू होने जा रहा। किस तरीके संविधान को इन्होंने रौंदा था, मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, लाइट, सब का इन्होंने क्या बुरा हाल किया हुआ था। और उसके बाद राहुल गांधी जी अपने ही प्रधानमंत्री कैबिनेट के द्वारा पारित अनुच्छेद को, अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था। तो ये लोग डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं, ये लोग बार बार दुहाई देते हैं। इनको आप देखिए, ये एक ऐसी पॉलिटिक्स में कांग्रेस फंस चुकी है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट वाली मॉडल पे। इनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कोई नहीं करना है, सिर्फ इनको आंदोलन करना है। इनको जाके ये बार बार जताना है कि हम संख्या बल में बढ़ गए, इनके बल में। भैया संख्या बल में आप क्या बढ़े? अगर वही डिबेट करनी है तो आपके 60 से ज्यादा विधायक सांसद जो है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के जीते हुए हैं, तो आप संख्या बल में कहां बढ़े हुए हैं? आपका एक इंडिया अलायंस का पार्टनर आम आदमी पार्टी, वो आपको छोड़ के पहले ही जा चुकी है, आपकी बैठक भी नहीं हुई और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम क्या कहते हैं, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो आप कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे आइए, कंस्ट्रक्टिव चीजों पे चर्चा करिए। और बार बार अभी भुवन जोशी जी ने कहा, अटल जी, यही जनसंघ था जब जवाहरलाल नेहरू ने चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, बिना जूते मोजे के हमारे सैनिक लड़ाई के, तो जनसंघ ने विरोध नहीं किया उस टाइम पर नेहरू जी का। नेहरू जी के बातों को उन्होंने साथ दिया। आज का जब चुनाव होता है तो एक बिलियनर जो है जॉर्ज सोरेस, वो कहता है कि हम 1 बिलियन से ज्यादा खर्चा कर देंगे अगर भाजपा को हरा दिया जाता, मोदी को हटा दिया जाता है। शशि थरूर जाके बांग्लादेश के पेपर में आर्टिकल लिखते हैं कि मोदी हैज टू गो, और इनका क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का आके कहता है कि मोदी को जाना चाहिए। जाने के बाद किस तरीके से बात करते हैं। अगर विपक्ष प्रोटेम स्पीकर वाली पॉलिटिक्स में रही है, क्योंकि आज पहले दिन जिस तरीके की तस्वीर आई, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था कि विपक्ष का इस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रोटेम स्पीकर वाली बात थी, मान ही लेते आप लोग तो क्या दिक्कत हो जाती? नहीं, हम कह रहे हैं प्रोटेम स्पीकर को कोई संविधान में कहीं लिखा है कि इन्हीं के दल के, भाई इतना ये मानते हैं उनको, तो दलित नेता है, उनको अपने एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बना देने राहुल जी। कहे नहीं, अगर इतना इज्जत इतना सम्मान उनको देना चाहते, इतने सीनियर लीडर वो हैं, 8 बार के सांसद हैं, तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दीजिए, बात खत्म। विपक्ष का नेता बना दीजिए, उसमें अगर इतना सम्मान देना, तो सारा सम्मान सब कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स करे, ये जो कहें वैसे चलता रहे। अरे भाई इतना सम्मान आपको देना है, आप उनको अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना दीजिए, उसमें दिक्कत क्या? आप उसको करेंगे नहीं उसको।
ठीक है, भुवन भाई रिप्लाई कर लीजिएगा। देखिए अभी दो लोग और बैठे हुए हैं। मैं बस एक सेकंड का मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता में तीसरी बार वापसी इसीलिए हुई है कि जो परंपराएं है देश की उनको तोड़ने के लिए आप आए। आदरणीय मोदी जी पहले दिन से उस काम में लग गए और आप उनका बचाव करेंगे। प्रवक्ता है आप तो खुद ही कह रहे थे ना, आपने खुद ने कहा ना कि ये पुरानी परंपरा है, आपने शब्द लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने जो आपने जो बोला, अरे अपनी बताइए ना, आपने कहा कि परंपरा यह है, आप परंपराएं ये भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब अपोजिशन में रहा है तब तक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की और जरूरत पड़ने पे सरकार का साथ दिया। ये भी परंपरा है। पीयूष जी आपके पास आ रहा हूं, आप लोग कहां निभाए हैं? ठीक है पीयूष पंत जी, अब मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा, आज सिर्फ बात शपथ लेने की थी, आज और कल ये 2 दिन किसी ने भी नहीं सोचा था होगा कि इस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो संसद भवन परिसर से आएंगी। आप भी यही उम्मीद कर रहे थे कि पहले दिन इस तरीके से प्रदर्शन? नहीं, देखिए प्रदर्शन संसद तो बनी ही है वहाँ पे विपक्ष के द्वारा जो है अपनी बात कहने का, और अगर सत्ता पक्ष जो है उसको वो स्पेस नहीं देता है या उसको ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो फिर वो अपनी बात और जोर तरीके से कहता है। देखिए यहाँ पे ये मौका क्यों आया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रोटीम स्पीकर वाली बात है, ये कहा जा रहा है कि साहब ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा गया, संविधान में प्रावधान है और ये परंपरा की बात कही जो लोकतंत्र को जो है एक खूबसूरती प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, और उसके पक्ष विपक्ष दोनों को एक जो स्पेस है, एक हेल्दी स्पेस प्रोवाइड करने के लिए ये संविधान में कहा गया है कि अगर जो है कुछ सबसे जो सीनियर मोस्ट, देखिए उस सीनियर मोस्ट का सम्मान भी हम करते हैं। इसलिए देखिए प्रोटीम का कुछ बहुत बड़ा महत्व नहीं है, उसका एक जो भूमिका है वो है कि शपथ ग्रहण करवाए नए चुने हुए सांसदों को। नहीं तो पीयूष जी ये कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं, ये ऐसा आज से पहले भी हुआ है। नहीं, देखिए ज्यादातर इस परंपरा का निर्वहन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर हम कार्यशैली देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की बात करती, विपक्ष की बात करती, विपक्ष की जिम्मेदारी की बात नहीं, इसमें पार्टी विशेष क्यों? मैं ये पीयूष जी समझना चाहूंगा, ये पहली बार कब हुआ था जब इस बात का ख्याल नहीं रखा गया? 1956 में, उसके बाद आप देखें 1977 में इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो फिर इसमें दिक्कत, मतलब इसमें दिक्कत होनी चाहिए क्या? देखिए ऐसा जब भी हुआ है तो उसकी आलोचना हुई है, निश्चित रूप से हुई है उसकी आलोचना, और इसीलिए अब इस बार भी आलोचना हो रही है, क्योंकि इतना सा कर देने में जो है कि आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपका एक ये पता लगेगा कि हाँ जो है कि एक जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है उसको, उसका सम्मान किया जा रहा है। उसमें कुछ भी नहीं है, जो सीनियर मोस्ट है निश्चित रूप से हम सीनियर मोस्ट का सम्मान करते हैं उसको। सिर्फ अगर ये हम अपनी भी जो बैठकें करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, तो हम ये तय करते हैं कि जो हम में आपस में सीनियर मोस्ट है वो सभापति बन जाए और वो सभा का संचालन करे। ये एक आपसी समझदारी और एक सम्मान को देने की बात होती है। अब चूंकि इसमें ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष को ये है कि विपक्ष भी जो है कि फिर अगर उसको लगता है कि पक्ष ने जो है कि वो उस बात परंपरा का संवहन नहीं किया तो ठीक है, हम इसका निरंजन जी ये तो वो वाली स्थिति है कि घर में जब बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच झगड़ा होता है तो पिताजी अंत में कहते हैं बड़े भाई को कि भाई मान जा, नहीं माना तो छोटे बच्चे को ही बोल देते हैं कि बेटा तू ही मान जा, तो कोई तो मान जाए, वो वाली स्थिति लग रही है संसद में। जी अभिषेक जी, हाँ देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हम हैं वहां हम थे जहां, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार जनता ने जो जनादेश दिया और उसके अंदर संसद के अंदर जिस तरीके से विपक्ष को मजबूत करके भेजा, या यूं कहें कि संसद के अंदर जो विपक्ष की जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ोतरी करके भेजी, उसके बाद में मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के ऊपर लगाम लगाने के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए, वैसे ही विपक्ष की अगर संख्या, विपक्ष मजबूत बन जाता है तो विपक्ष की कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि एक होता है विपक्ष और एक होता है विरोधी। अब यहाँ पे अगर विरोधी वाली राजनीति होगी तो आपको एक चीज मैं बता दूं अभिषेक जी, निश्चित रूप से आप टीवी पे कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूं, पुष्पेश पंत जी कुछ भी बोले, कोई प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश के अंदर आज की तारीख में हर व्यक्ति किसी ना किसी गैजेट से अपलोडेड है और वो अपनी राय स्वयं बनाता है, वो किसी की सुनकर के राय नहीं बनाता। बहुत कम लोग ऐसे हैं
जो जिनको कहो कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, वो कौवे के पीछे जो दौड़ना चालू कर देते हैं, अपना कान नहीं संभालते। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग जो है वो स्वयं की राय बनाते हैं कि कौन आदमी ठीक बोल रहा है और कौन आदमी बायस्ड होकर यानी कि प्रभावित होकर के बोल रहा है। तो इसके अंदर जिस तरीके से अभी मेरे हिसाब से विपक्ष को बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर इसलिए कि एक तो विपक्ष मजबूत हुआ, दूसरे बाद में जैसे ही मोदी जी की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तीसरा कार्यकाल होते ही जो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए एक आम आदमी को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे वो आतंकवादी घटना हो, चाहे वो सबसे बड़ी बात जो 32 लाख बच्चों के भविष्य की बात है, नीट की परीक्षा की जो समस्या हो, ये जो सारी समस्या आज विपक्ष को इन चीजों के ऊपर हाउस के अंदर बैठ करके और सरकार को मेरे हिसाब से जितना समय इनको सरकार लेकिन निरंजन जी ये बात तो बिल्कुल सही है, जो भी चीजें हैं, चाहे वो रेल हादसे हो, आतंकवादी घटनाएं हो, चाहे नीट का मामला हो, हर मुद्दा स्ट्रांगली विपक्ष उठाए, इसमें तो कोई मतलब गुरेज कोई करेगा इस बात से नहीं। हर कोई यही चाहेगा कि ये मुद्दे उठे और संसद में स्ट्रांगली नीट का मुद्दा अगर है तो स्ट्रांगली उठे। लेकिन आज के दिन जब संसद की कार्यवाही प्रॉपर, आप उस चीज के लिए नहीं, ना क्वेश्चन आवर है ना ही जीरो आवर है, ये सिर्फ और सिर्फ शपथ लेने के लिए। अब अगर जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं, वहां पे हाय हाय और नारे लगाए जा रहे हैं। अभिषेक जी, मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा था। तो जिस तरीके से आज मान लीजिए सदन के अंदर तमाम सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह था और उसके बाद में उससे पहले जिस तरीके से सदन बैठा और सदन बैठने के बाद में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय गान हुआ। राष्ट्रीय गान के दौरान भी कुछ जिम्मेदार लोग वहां से बाइकाट कर गए और राष्ट्रीय गान समाप्त होने के बाद में यानी कि जनगणमन समाप्त होने के बाद समापन होने के बाद में वापस सदन में आई। सारी की सारी चीजों को जनता देख रही है। और अगर पहले दिन से जिस तरीके से, मैं अभी आपको क्या कह रहा था कि विपक्ष जो है अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो मेरे हिसाब से विपक्ष की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अगर विपक्ष केवल विरोध की राजनीति करेगा और वैमनस्य की राजनीति करेगा तो विरोधी है इसलिए विरोध करेंगे, विरोधी हैं इसलिए विरोध करेंगे तो फिर मुश्किलें होती हैं। लेकिन मुद्दे पर अगर विरोध करेंगे जनता आपके साथ खड़ी होती है। ज्योति कुमार जी, एक तस्वीर आज बहुत खूबसूरत भी आई, आपने अगर देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बाहर आते हैं, केसी वेणुगोपाल से बड़े प्रेम से गले मिलते हैं। आप वो वीडियो अगर आपने देखा हो तो हम तो उसकी उम्मीद करते हैं। कोई भी राजनेता हो, आपस में मनभेद हो रही है ना, यहां तो सिर्फ मतों का भेद है। ठीक है ना, तो आपने तो देखा, आप जो देखकर बता रहे हैं वो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा कोई प्रश्न, वही तो विपक्ष बोलना चाहती है प्रधानमंत्री को कि हमारा कोई जातीय लड़ाई थोड़ी है, हमारा कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी है, हम तो लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं। आप अब जब आप पहले दिन, अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी को आदत है कि रूम में नाश्ता करते करते याद आया, कह रहे नोटबंदी कर दो, कुछ करते आया डिमोनेटाइजेशन कर दो, आए और 8 बजे कर दिए, 9 बजे कर दिए। अब तो उनको चलना है, सब लोगों को साथ लेके चलना है, क्योंकि जनता ने उनकी संख्या को कम कर दी है। अपने बल पर वो सरकार में नहीं, अभी तक बोलते थे कि एक मोदी सब पर भारी, अब एनडीए बोलना पड़ेगा उनको कि एक एनडीए सब पर भारी। अब तो मोदी भी चले गए, भारतीय जनता पार्टी भी नीचे चले गए। देखिए, ये जिस तरह के कार्यशैली को पिछले जो 10 सालों में इन्होंने किया, वो क्या रहा? क्यों विपक्ष को डर लगता है? भारत की जनता को क्यों डर लगता है? इन्होंने कितने इंपॉर्टेंट कानून को पास करा दिया, बिल को पास करा दिया। अगर भारत की जनता को डर लगता तो फिर उन्हें मैंडेट क्यों देती? कहां मैंडेट दी है भारतीय जनता पार्टी को? एनडीए को मैंडेट है। देश का प्रधानमंत्री कौन बना? फिर प्रधानमंत्री वही बने। देखिए, एनडीए समूह को मिला है, नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी को लोगों ने तो नकार दिया है, इसलिए नकार दिया क्योंकि इनके जो क्रियाकलाप रहे, इतने कानून बिल को इन्होंने पास किया। 100 पार्लियामेंटेरियन को जो है निलंबित कर दिया लोकसभा में। 46 मैं ज्यादा पहले नहीं ले जाऊंगा ज्योति कुमार जी। 2009 में आपको कितनी सीटें आई थी? 2009 में आपको कितनी सीटें आई थी? सुनिए 206, 205। 2014 में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप 40 पे चले गए थे। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर बीजेपी 240 है तो आप इस चीज को तो स्वीकार करेंगे ना कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वो चुनाव लड़े हैं।
ये इसी बात को समझना है बस। अभिषेक जी, इसी बात को समझना है। लोग चूंकि समझ गए, थोड़ा आप भी समझिए। अब देखिए क्या समझना है। जो कांग्रेस पार्टी है वो तो सबको साथ लेकर देश के विकास में आगे बढ़ने का उनको आदत है, लेकिन नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है ना। नरेंद्र मोदी को तो तानाशाही वाली आदत है। 300 आएगा, 290 आएगा, तभी वो सरकार चला पाएंगे, उसके बिना चला नहीं पाएंगे। अगर वो चला लेंगे तो पंजाब में जिस तरह से इलेक्शन हुआ और जिस तरह से वहां पर घटनाएं हुई मेयर के इलेक्शन में, वो होने लगेगी। उस तरह की घटनाएं जिस तरह की ग्लोबल रैंकिंग में रिफ्लेक्टिंग इंडिया डेमोक्रेसी। चलिए ठीक है ज्योति जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक से लौटते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आज जब संसद में लोकसभा के अंदर सिर्फ नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे थे, तो ऐसे में प्रदर्शन की जरूरत विपक्ष को क्यों पड़ी? भुवन भाई, अब आपके पास आ रहे हैं। समझना यही चाहेंगे कि अब देखिए, ठीक है, पार्टी और सीटों के मामले में देखें तो आप देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई हैं। शुभकामनाएं आपको भी और सपा को भी। लेकिन साथ ही ये भी, बड़ा भाई अगर नहीं मान रहा है, छोटे भाई मान लेते, क्या दिक्कत था? देखिए, कोई भी काम की जो शुरुआत है वो बता देती है कि आगे के आपके इरादे क्या है। आज ये प्रोटेम स्पीकर का जो पद है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल उसकी जो औपचारिकता है वो केवल शपथ ग्रहण तक है। दिल कितना बड़ा है, 56 इंच का कहने से दिल बड़ा नहीं होता है। दिल बड़ा दिखाई देता है। वो दिखाई देता है आपके आचरण में, वो दिखाई देता है कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप हजारों करोड़ किसी नेता की छवि खराब करने में लगा देते हैं, और किस प्रकार हमारे नेता के साथ, तो कैसा इस देश में कैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति रहा, वो कोई छुपा थोड़ी है। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहन किया तो हमारे नेता ने करा है। आपने देखा होगा किस प्रकार उनके घर को, जहाँ वो मुख्यमंत्री बन के रहे, उसको धोया गया गंगा जल से। किस प्रकार जब वो कन्नौज में जाके मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, उसको धोने का काम करा गया। ये क्या है? ये अस्पृश्यता है। ये अस्पृश्यता आज के समय में ये निश्चित तौर पे बताने को काफ़ी है कि ये भारतीय जनता पार्टी का उन अपने विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी सहयोगियों के साथ, विपक्षी साथियों के साथ कैसा आचरण है। बड़ा मन दिखाने की आवश्यकता है मोदी जी को। और मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारे साथी कहते एनडीए की सरकार है। ये एनडीए की सरकार नहीं है साहब, ये एनएनडीए की सरकार है। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, ये बैसाखी की सरकार है। और माननीय मोदी जी को मैं बहुत कहना चाहता हूं, उनको जो अनुभव रहा है हमेशा सरकार चलाने का, वो सरकार चलाई है उन्होंने पूर्ण बहुमत की, चाहे उन्होंने गुजरात में चलाई चाहे देश में चलाई। ये पहला अनुभव है, कांटों भरा ताज है इस बार। और रही बात, हम ये कहते हैं अगर शुरुआत ठीक नहीं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या रहते हैं। और संविधान की कॉपी लेके आज हमारे सारे 37 के 37 सांसद गए, वो ये बताने को काफी है कि देश चलेगा संविधान से। और जो संविधान नहीं तो आज तक किस चीज से चल रहा है? नहीं, आज तक किस चीज मैं क्या आपके चैनल ने दिखाया, पूरे देश के चैनल ने दिखाया। इनके कर्नाटक के क्या कह रहे थे नेता, इनके मेरठ के प्रत्याशी अब जो सांसद होगा क्या कह रहे थे, 400 इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है। ये तो संविधान बदलने के बाद विपक्ष ने कभी कही नहीं, ये तो भाजपा के नेताओं ने कही है 400 इसलिए चाहिए, संविधान बदलेंगे। ये क्या या आपके चैनल ने नहीं दिखाया, क्या पूरे देश के चैनल ने दिखाया? तो इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनका ट्रेनिंग क्या है? इनकी ट्रेनिंग यही है कि कैसे कैसे करके हम संविधान को बदलें, कैसे लोकतंत्र की हत्या कर दें, चंडीगढ़ पूरे देश को बना दें। लेकिन और किस प्रकार 150 सांसदों को हटाकर हम इस एक साथ निलंबन करके लोकतंत्र को कमजोर करें, और किस प्रकार एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति का तिरस्कार सांसद इनका करे, ये भारतीय जनता पार्टी ने देश को नई गाइडलाइन दी है। ठीक है अनिरुद्ध जी, अब देखिए आज जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था कि केसी वेणुगोपाल और गिरिराज सिंह जिस तरीके से मिले, वो मतलब एक कहते हैं ना कि मजबूत लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। तो उसमें जो परंपराएं हैं, संविधान और परंपराएं दोनों साथ लेकर के हम चलते हैं, तो उसमें अगर प्रोटेम स्पीकर जिसका ज्यादा अगर कहें तो महत्व तो है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शपथ ग्रहण तक है और उसके बाद फिर 26 तारीख को तो नए स्पीकर के लिए चुनाव ही होना है, तो क्या दिक्कत था इसमें सर? परंपरा को कायम रख लेते। अभिषेक जी,
होता क्या है कि अभी आप ही ने चर्चा में कहा कि एक विपक्ष होता है, एक विरोधी होते हैं। तो कुछ लोग जो है उनका एक नेचर बन चुका है कि हमें हमेशा विरोध ही करना है, चाहे हम अच्छा करें चाहे जो करें, हमें विरोध करना है। भाई आप शपथ ले लेते, मुद्दे होते, सदन में चर्चा। आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये लोग कभी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, हमेशा उसमें कियोस्क क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको बाधित करते हैं। डिफेंस कमेटी में राहुल जी मेंबर थे, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, ये डिफेंस कमेटी कितनी बैठकों में गए थे, नहीं जाते थे। अभी बात कर रहे थे कि इनका कितना अपमान हुआ, कैसे हुआ। भाई अखिलेश जी का अपमान तो कमलनाथ जी ने किया, कहा कौन अखिलेश वखिलेश, अभी 6 महीना पहले की बात है, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। आप उन्हीं के बीच में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं सम्मान करने की बात। मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, आप जिनको आप इतना प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए आप चढ़े बैठे हुए हैं, उनको आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना दीजिए, उसमें दिक्कत क्या। इतना बड़ा सम्मान देना चाहते हैं आप दे दीजिए। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, पिछले जब से चुनाव डिक्लेयर उसमें रिजल्ट आया है, इन लोगों ने क्या क्या काम किए हुए हैं। हर जगह पे फेक न्यूज फैलाते हैं। तमिलनाडु में 56 लोग शराब पीने से मर गए, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, एक शब्द ये लोग नहीं बोलेंगे। कभी अयोध्या की बाउंड्री, स्टेशन की बाउंड्री का फेक न्यूज फैलाएंगे, कभी अटल सेतु का फेक न्यूज फैलाएंगे, कभी नीट के वीडियो का फेक न्यूज प्रियंका वाड्रा ट्वीट करेंगी, कभी क्या कहते हैं पंजाब में बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, कर्नाटक में इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये इतने काम ये कर रहे हैं बैठ के, केवल मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका मॉडल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट का हो गया है। भाई इतने दो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इन लोगों के मुंह से इतनी देर में केवल यही बात निकल रही मोदी विरोध का। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे और सारी उम्मीद करेंगे भैया आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करो ना। आप मोदी विरोध से 400 सीट से 200 370 से आप ही निकल ही नहीं पा रहे हो। बस केवल आप ये दिखा रहे हो हमें संख्या हमारी बढ़ी। ठीक, अगर आप पहले से आपकी संख्या बढ़ी है तो कम से कम आप जिम्मेदारी तो बढ़िया लीजिए ना। जरा मैं एक चीज और, अगर विपक्ष नीट की बात कर रहा है, जहां अब तो क्लियर खुलकर के लग रहा है कि गड़बड़ी है, तो उसमें सवाल ही तो विपक्ष पूछेगा। देखिए अभिषेक जी, अगर कोई भी सवाल होता है तो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कभी नहीं भागी है, हमेशा जवाब दिया, रिप्लाई हमेशा देते। बात ये मैं कह रहा हूं, कई जो फेक वीडियो फैला रहे हैं ये लोग कई चीजों का, कभी अभी आज अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए ये तमिलनाडु के 56 लोगों की डेथ हो गई, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसमें चुप हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा होता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पंजाब में बिजली के दाम बढ़ाए जाते, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये नहीं चर्चा करेंगे कि कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम, उसकी आप चर्चा बात तो ये है ना कि फेक न्यूज अगर कोई फैला रहा है, फेक न्यूज अगर कोई फैला रहा है तो आईटी कानून के तहत उस पर एक्शन हो सकता है। क्यों नहीं कर रहे हैं एक्शन, क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ बस ये जब ये होता है तब ये लोग चिल्लाते हैं कि देखो ये हो रहा है। अरे भाई आप बार बार आप ये दम भरते हैं कि आपकी सीटें बढ़ गई, आपकी सीटें बढ़ गई, आपकी सीटें बढ़ी, तो आप भी जिम्मेदारी का एहसास करो ना। इसी देश के नागरिक हो, इसी देश के संसद में विपक्ष की भूमिका में निभा रहे हो, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का तो करो। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स यही होती है, आप फेक चीजों को ना फैला के जो चीजें हैं उस पर चर्चा करो। आप 2 दिन के बाद लोकसभा चलेगा, उस पर चर्चा नहीं करोगे, आप गांधी जी की बात नहीं बांधोगे, सिर्फ उनके प्रतिमा के सामने खड़े होके उसके बाद एक ड्रामा करोगे। अभी ये बात करते संविधान की, अरे इंदिरा गांधी ने ही संविधान को, इन्हों क्या कहते हैं, आपातकाल किसने लगाया था? राहुल गांधी बात करते संविधान की और अध्यादेश को फाड़ के किसने फेंका था? ये कौन संविधान अध्यादेश मानने वाले लोग हैं? ये कहते हैं अच्छा आचरण होना चाहिए। भाई बिल्कुल सही है, हम यहां जितने प्रवक्ता बैठते हैं ये कोई व्यक्तिगत बात दुश्मनी नहीं रहती, लेकिन विपक्ष के जितने प्रवक्ता आएंगे सिर्फ व्यक्तिगत बातें करेंगे। नरेंद्र मोदी ये, बीजेपी ये, एनडीए ये। अरे भाई आप कुछ मुद्दों की बात आगे करिएगा। ठीक है, केवल इतनी देर से ये डिस्कशन इनका, और जितनी बार आप डिबेट करो यही डिस्कशन रहेगी। निरंजन जी। जी अभिषेक जी, देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न होती है जहां आपकी सोच होती है वैसी आपकी अप्रोच होती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि सोच और अप्रोच का क्या सामंजस्य है? अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, मैंडेट नहीं मिला है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर 240 सीटों वाली पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला है, तो क्या 99 सीट वाली पार्टी को बहुमत मिला है, या 37 सीट वाली पार्टी को बहुमत मिला है, या 30 सीट वाली पार्टी को बहुमत मिला है? तो फिर तो इसका मतलब किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। उसके बाद में तो देश को दोबारा से चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से अगर 272 का आंकड़ा
अगर गठबंधन मिला करके भी अगर होता है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए संवैधानिक रूप से उसको जनता का जनादेश माना गया, पहली बात। और जो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर की कही जा रही है अभिषेक जी, देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेम स्पीकर अगर के सुरेश को बनाती तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा संदेश जाता, मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं। लेकिन इसकी संविधान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये एकाधिकार जो सदन की गार्जियन है, महामहिम राष्ट्रपति, ये एकाधिकार उनके पास है कि वो प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त करती है, तो उसके आधार पर उन्होंने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। अब उसके ऊपर अगर मेरे हिसाब से विपक्ष को अपना संगठन दिखाना था, अपनी शक्ति दिखानी थी, तो सदन के अंदर बैठते और सदन के अंदर बैठ करके, और जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है, या यूं हमने वो भी पक्ष भी देखा। और आप अतीत में मत जाइए अभिषेक जी, अभी आपने उदाहरण जो दिया सदन के बाहर का, जो केसी वेणुगोपाल साहब और गिरिराज सिंह जी का, मैं तो इससे और बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नवीन बाबू वहां उड़ीसा की विधानसभा में पहुंचे, तो जिस सहृदयता से वो विधानसभा पे पहुंचे, और वहां पे जो तत्कालीन जो सरकार नई नवगठित सरकार ने खड़े होकर के और उनकी करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। और उससे पहले जब शपथ ग्रहण समारोह था वहां पे उड़ीसा की विधानसभा का, तो आपने देखा होगा नवीन बाबू वहां पे मंच पे गए और जाकर के सबसे गले मिले, नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री से। इसमें एक चीज और छोटी सी बात मैं निरंजन जी ऐड करना चाहूंगा कि जब नवीन पटनायक अंदर विधानसभा के पहुंचे तो जिस विधानसभा सीट से उन्हें हार मिली और जिन्होंने उन्हें हराया उनसे जाकर के बात भी की, आप ही ने, अच्छा चलो आपने ही मुझे हराया, मतलब ये लहजे में उन्होंने बात की। बहुत अच्छी तस्वीर थी। निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि इस तरीके का अगर विपक्ष का रवैया रहता है, और उसके बाद में जैसे नीट का मामला है या रेल एक्सीडेंट का मामला है या देश के अंदर तमाम जो जनता से जुड़ी समस्याओं का मामला है, उसके अंदर अगर विपक्ष सरकार के साथ बैठ करके डिबेट करता है और डिबेट के अंदर सरकार का कान खींचे, और मैं तो कह रहा हूं कस के कान खींचे, इसीलिए जनता ने विपक्ष को इस संख्या के अंदर जनादेश देकर के संसद के अंदर बिठाया। तो शायद हो सकता है निरंजन पोद्दार की कानों को भी वो चीज अच्छी लगे, आंखों को वो चीज अच्छी लगे। हो सकता है जो आपसे वैचारिक मतभेद रखते हैं, विपक्ष से जो वैचारिक रूप से उनसे मतभेद रखते हैं, वो भी हो सकता है इस चीज के मामले में आपसे समर्थन में है। और कहीं ना कहीं इससे आपकी संख्या और आपकी प्रतिष्ठा दोनों बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर केवल विरोध करने के लिए विरोध किया जाएगा, या यूं कहें कि ऐसा दिखाया जाएगा कि देश के अंदर एक वैमनस्य की राजनीति की स्थापित हो चुकी है, तो मेरा यह मानना है अभिषेक जी, जनता जिस तरीके से इस राजनीति के ऊपर अरुचिकर हो रही है, और उसका उदाहरण आपके सामने कई जगह आपने देखा होगा कि 50% से नीचे वोटर टर्नआउट रहा, तो उसको तो मैं इसी चीज से मानता हूं कि जनता का राजनीति के प्रति अरुचि हो रही है, और वो अरुचि कहीं बढ़ती चली जाएगी तो रुचि खत्म ना हो, इसका ध्यान भी रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, सभी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। पीयूष पंत जी, अब यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या विपक्ष की भूमिका ऐसी हो कि हमें विरोध करना है क्योंकि हम विरोधी हैं, या आप मुद्दों की राजनीति कीजिए? प्रोटेम स्पीकर इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता कि आप इस तरीके से प्रदर्शन करें, इस तरीके से हूटिंग करें, इस तरीके से नारेबाजी करें। बड़ी बात यह है कि 2 दिन बाद जब प्रॉपर सदन की कार्यवाही शुरू होगी, आप हर मुद्दे को उठाइए, सड़क से सदन तक। पहले सदन में आप कमजोर थे, लेकिन आज सदन में आप मजबूत हैं। तो आप नीट के मुद्दे को उठाइए, रेल हादसे क्यों हो रहे हैं उस मुद्दे को उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जब प्रोटेम स्पीकर, जिसका वो महत्व नहीं, बावजूद उसके आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम विरोधी हैं। नहीं अभिषेक जी, ऐसी बात नहीं है, विरोधी है इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो देखिए, जो पिछला जो अनुभव रहा है विपक्ष का, जो है लगातार जो है उसको जो है विपक्ष को कमजोर करके ये दिखाया गया, और कमजोर किया भी, कोशिश की भी गई। उनको जो है महत्वपूर्ण बिलों में जो है ये हो कि उनको सस्पेंड किया गया ताकि उन बिलों को पास कर लिया जाए वॉइस वोट से। तो विपक्ष का जो अनुभव रहा इस बार वो एक बड़ी संख्या में आया है, तो वो अपनी ये जनता को एश्योर करना चाहता है कि हम जो वादा करके आए हैं हम उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। तो राइट फ्रॉम द डे 1 उसने अपनी बल को दिखाया है, जो जनता ने उनको जिता के भेजा है बड़ी संख्या में, और ये जनता का वर्डिक्ट है। जनता ने नकारा है सत्ता पक्ष को और विपक्ष को मजबूत किया है, क्योंकि जनता को ये महसूस हुआ कि उसके मुद्दों को जो है कि पीछे ढकेला जा रहा है,
उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके संवैधानिक जो प्रावधान है उनको कमजोर किया जा रहा है। तो जिसने विपक्ष को मजबूत करके भेजा है और विपक्ष उसी बात को लेकर, देखिए यहाँ शुरुआत किसने करी है? सत्ता पक्ष ने करी है। देखिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से संसद चलेगा, और सरकार के ही कहने पे जो है राष्ट्रपति जो है आदेश देता है। ये हम सब जानते हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है नाम पे राष्ट्रपति की होता है, लेकिन इस तरह के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो सरकार ही करती है। तो सरकार यहाँ उस मोह को त्याग सकती थी कि अपने ही पार्टी के एमपी को, क्योंकि वो एक संदेश देना चाहती थी राजनीतिक कि उड़ीसा से इस बार हम जीत के आए हैं, उड़ीसा में हमारी सरकार बनाई है और उड़ीसा के जो एमपी हैं वो जो है हम उसको जो है प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। तो ये एक संदेश वो अपना पॉलिटिकल संदेश देना चाहती थी, जबकि उसको यहाँ पे एक विपक्ष के जो नहीं, तो अब इसमें पीयूष जी मैं यही चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जिसको बहुमत है ये अधिकार उसका है ना, ये अधिकार तो अब उसका है। अगर ये चीज है तो जो जीता उसका अधिकार है, फिर इसमें दिक्कत कहां है? मैं ये समझना चाह रहा हूं, दिक्कत क्यों? देखिए दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि आप कन्फ्रंट करते हैं। आप अगर एक बेहतर परंपरा स्थापित करें, जो परंपराएं चल रही हैं उनको सुदृढ़ करें, और आप बड़ा दिल दिखा के करें, जो सबसे बड़ा आपका सीनियर मोस्ट सांसद है। बड़ा दिल दिखाना तो दोनों का काम है। तो आज अगर बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर अगर भर्तृहरि को बनाया, क्या दिक्कत था इसमें? विपक्ष कहता हम इन्हीं से लेंगे शपथ। अरे शपथ लेनी है आप किसी से भी ले लो, कोई भी सांसद उठा करके किसी को भी बना दो। ऐसा नहीं होता है। देखिए लोकतांत्रिक परंपरा है, सबका ध्यान देना पड़ता है। शपथ लेना कोई सड़क पे चीज नहीं है कि आपने शपथ दिलवा दिए। अरे सर, तो परंपराएं हैं, फिर जो वो संविधान की प्रति हाथ में है उसमें तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप जो सबसे सीनियर है उसको बनाइए, ऐसा तो लिखा भी नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करने के लिए तमाम ये जो है क्रियाकलाप किए जाते हैं संसद के अंदर, जो संविधान है उसको मजबूत करने के लिए, वहां कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं। अब सत्ता पक्ष अगर जो है सर, मैं ये प्रोटेम स्पीकर अगर इनकी जगह कोई दूसरा बन जाता है, इससे संविधान की मजबूती कैसे, वो प्रति की मजबूती कैसे? नहीं, कोई और नहीं, सीनियर मोस्ट को आप रखते तो निश्चित रूप से ये परंपरा और सुदृढ़ होती कि आपने कोई किसी पक्ष का नहीं, आपने अपने पक्ष का ध्यान नहीं रखा, आपने जो भी चाहे वो आपके पक्ष का सीनियर मोस्ट होता। ज्योति जी आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। लेकिन साथ ही मेरा सवाल ये भी होगा कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष का काम है कंस्ट्रक्टिव मुद्दे उठाना? मुद्दों से इतर भटक करके अगर विपक्ष चला गया तो इस बार भी इतनी ज्यादा संख्या में विपक्ष के सांसदों को भेजने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर? देखिए अभिषेक जी, मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात बोल रहे थे, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ये बोल रहे थे फेक न्यूज के बारे में बोल रहे। इनके पार्टी जो मिस्टर मालवीय जो इनका जो देखता है सोशल मीडिया, उनसे बड़ा कोई फेकू है क्या? कोई है क्या जो आलू से सोना बनाने वाली? आप लोग सब जानते हैं कैसे कट एंड पेस्ट करके राहुल जी के ऊपर। अरे भाई, राहुल गांधी ने पब्लिक रैली में बोला हुआ था आलू से सोना बनाने वाली बात, उन्होंने बोला था। बोलने दिया। आप अपने टर्म में बोल लीजिए। ज्योति जी सुन लीजिए, आप अपने टर्म। अब ये बात करते हैं महंगाई और पेट्रोल की बात है। अभी देखिए, अभी परसों की का ही खबर है जिसमें कि साबुन, हेयर ऑयल, फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम 2 महीने में 2 से 17% बढ़ गए। ये कांग्रेस पार्टी ने बोला है, ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है। आपको ये बता रहे हैं 2 साल में 18% बढ़ गया, सबसे ज्यादा 24% हिस्सा ग्रोसरी का है। ये कोई कांग्रेस पार्टी बोल रही है। गेहूं जो है तो आटा महंगा हो गया, ये कोई कांग्रेस पार्टी बोल रही है? ये तो आपके जो सर्वे करते हैं उन्होंने बताया। ये 4-5 दिनों की बात है। महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल दाम पूरे विश्व में कच्चा तेल सस्ता बिक रहा है और आप यहाँ महंगा बेच देते हैं। तो आप चाहते हैं कि विपक्ष बोले नहीं? अरे भाई, विपक्ष तो इसलिए बोल रही है, आज आप शुरुआत गलत कर रहे हैं। अभी तो 15 दिन नहीं हुए, भीषण ट्रेन दुर्घटना हो गई, कश्मीर और आतंकवाद के हमले हो गए, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा खराब हो गई, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त हो, एग्जाम निरस्त हो गया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, दूध, दाल, गैस, तेल और महंगे हो गए, आग से धधकते जंगल, सारे जल संकट आ गए। अभी तो हमको ये सारे मुद्दे उठाते रहने हैं, जैसे ही शुरू होगा उसमें उठाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अच्छा, ये यही पार्टी है ना जो पूरे इतिहास में पहली बार डिप्टी स्पीकर का वाज नॉट इलेक्टेड फॉर लास्ट 10 years। दिस इज हिस्ट्री नाउ।
और कौन बनाया हिस्ट्री? ये भारतीय जनता पार्टी लेड मोदी सरकार ने बनाया, क्यों नहीं बनने दिया? तो इनके सारे ये कार्यकलापों को देखते हुए विपक्ष जो है, विपक्ष सचेत है, और विपक्ष केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, अब मैं आपको बताता हूं, इनके ही दोस्त, इनके ही साथी, जिनके बिना ये चल नहीं सकते, इनके कुछ कर नहीं सकते। मोहन भागवत ने इनको बताया कि मणिपुर 1 साल से जला था, उस पर ध्यान कौन देगा? भागवत जी ने इन्हें शिक्षा दी। इनको बताया कि आप जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको विरोधी मत बोलो, उनको प्रतिपक्ष समझो, उनकी सलाह को लो। ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूं। जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार न करे, वही सेवक है। ये सब बातें मोदी जी को मोहन भागवत जी ने बोला है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला है। कांग्रेस पार्टी उनके बातों को तो अब बोलता है मोहन भागवत जी, जब आपने बबूल के पेड़ लगाए हैं तो आम कहां से मिलेंगे? तो जैसे लगाए हैं पेड़, ज्योति जी, इसी में आगे चाहे वो इंद्रेश कुमार हो या मोहन भागवत हो, जो बाकी बातें वो विपक्ष के लिए कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि आलू से सोना बनाने वाला, कट कॉपी पेस्ट, तो वैसे ही बातें तो वहां से उतनी ही ली जाती हैं जिसके फेवर में जो होगा। आपको लगा कि ये आपके फेवर की बात है, आपने उठा लिया पूरी बात, तो आप पूरी बात लीजिए उनकी। फिर कांग्रेस पार्टी, देखिए फिर से मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये बिल्कुल प्रतिबद्ध है लोगों की भला के लिए। बार बार अपने पूरे स्टेटमेंट में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि दलित की बात करते हैं। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी तो अपने पार्टी का अध्यक्ष चुनाव किया, और चुनाव में कांग्रेस के वर्कर ने दलित को नेता बनाया। आप लोग को तो पॉकेट से चिट्ठी निकालते हैं और बना देते हैं अध्यक्ष भी और चीफ मिनिस्टर भी, पीएम कैंडिडेट बना पाते हैं। जब हम लोग बना के चुनाव लड़े थे, तब आपने इधर छत्तीसगढ़ और इन जगहों का बनाना शुरू किया। चलिए ठीक है भुवन भाई, अब आपके पास देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है अग्रसर के साथ भुवन भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनता ने इस बार आप लोगों को भेजा है, और जिम्मेदारियां जब आती हैं तो फिर चुनौतियां भी काफी ज्यादा होती हैं। आज की तस्वीरों ने कम से कम इस बात को बयां किया कि चुनौतियों की तरफ ध्यान थोड़ा कम है विपक्ष का। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूँ चुनौतियों की तरफ तो ध्यान है। आज जो संवैधानिक परंपरा का हनन हुआ है, जिस पे डिबेट चल रही है, वो उसके विपक्ष ने ताकत दिखाने का काम करा है, विरोध करने का काम करा है। नीट नेट का हम लोगों ने सड़क में करा, सदन को चालू हो जान दीजिए। और इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या गिफ्ट करा हमको चुनाव के बाद? सबसे पहले महंगाई बढ़ाई, टोल टैक्स इन्होंने बढ़ाने का काम करा, उसके बाद दूध के रेट बढ़ाने का काम करा। ये लोग तो ये सब मुद्दे हम लोग सदन में भी उठाएंगे और सड़क में तो हम उठ रहे हैं। क्यों आज बताइए, इनके तो जो शिक्षा मंत्री हो क्या करने का काम कर रहे थे? वो कह रहे थे नहीं एक सामान्य चीटिंग का मामला है। अरे सामान्य चीटिंग का मामला है, वहां गिरफ्तारियां हो रही थी। तो कम से कम देश को झूठ बोलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको सड़क में भी हम लोग उसको लाएंगे, सदन में भी लाएंगे। और निश्चित तौर पे युवाओं की लड़ाई, रोजगार की हो, चाहे परीक्षा लीक की हो, विद्यार्थियों की हो, निश्चित तौर पे हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर सदन तक मजबूत विपक्ष की तरह इनको लोहे के चने याद दिलवाएगा। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है, अनुरुद्ध जी। अभिषेक भाई, इन लोगों की आदत है पिछले 10 साल से विरोध करने की। परंपरा के नाम पे किसी जॉर्ज पंचम की जब मूर्ति हटी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी थी, उसका भी विरोध कर रहे थे। विजय पथ का नाम जो कि एक सल्तनत या इनका दर्शाता था, उसका नाम बदल के जब कर्तव्य पथ किया गया तो उसका भी विरोध किए। जब 7 रेस कोर्स का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया, उसका भी विरोध किए। जब यहाँ पे भारत के अंदर संसद में बजट उस समय पेश होता था जब ब्रिटिश में लंदन में पेश होता था, उसका विरोध किए। तो इनकी आदत है, ये कभी मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, ये कभी मुद्दे नहीं उठाएंगे। इनके अंदर इतनी आग लगी है तो लोकसभा सत्र जब शुरू होगा मुद्दे नहीं उठाएंगे। वहां ये आंदोलन करेंगे, बाहर निकलेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे, बहस में भाग नहीं लेंगे। राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के मेंबर थे, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, लेकिन उसमें कितने भाग लिया उन्होंने? एक भी बैठक में उन्होंने, शायद हमें लगता है जितनी भाग हुआ 1 या 2 में उन्होंने भाग नहीं लिया। राफेल के मीटिंग में फैक्ट इसको जाके चेक करिए। ये क्या करते थे आप? नहीं ज्योति जी, मैंने बोला नहीं आपके टर्म में, आप मत बोलिए, आप अपने टर्म में बोल लीजिए। डिफेंस कमेटी में जाके देखिए ना क्या होता था। एक भी बैठक में भाग नहीं लेते थे, आते थे, बैठ के चिल्लाते थे, ट्विटर पे ट्वीट करते थे, उसके बाद बाइट देते थे, कहते ये होता था। तो इन लोगों की हैबिट हो चुकी है। आज बार बार कहते हैं कि सरकार इनका, भैया प्रधानमंत्री कौन बना है?
पिछले 3 टर्म्स में आपको उतनी सीट नहीं आई जितनी बीजेपी दूसरे टर्म्स के बाद में, 2 टर्म्स के बाद में इतनी 89 के बाद आपका डाउनफॉल चला गया। और आप ऐसे करते रहेंगे, विपक्ष में भी नहीं बचेंगे आने वाले समय में, जान लीजिए। सिर्फ अगर यही आदत रही तो। ये आप लोग क्या भाषा बोल रहे थे? आप लोग बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, आपकी भाषा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। कांग्रेस मुक्त भारत आपको वो चाहिए भाषा एक पर्याय होती, कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेस की मानसिकता, जो कि आप लोग केवल घोटाले, माफिया, जो आप अकर्मण्यता आपके अंदर थी, कांग्रेस का मतलब था अकर्मण्यता। उसी बात को तो हलसाई हुई सरकार की, कुछ करना, देश के मुद्दों पर बात नहीं करना था, देश का काम नहीं करना था। 140 करोड़ लोगों ने हम लोगों को वोट देकर वही तो दिखाया, आपका विरोध करा है। जो आपने कहा था मुक्त भारत का, उसका विरोध करा है। 140 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया, विपक्ष में आप बैठे, जल्दी से लेता हूं। ठीक है अनुरुद्ध जी, चर्चा करिए। अब प्रधानमंत्री कौन बना है भाई? जल्दी से सदन कैसे सही से चले, क्योंकि अभी तो सदन की शुरुआत भी नहीं हुई है और ये तस्वीर हम देख रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, इस देश का अगर कोई, इस देश को अगर आगे ले जाना है, इस देश को अगर विकास के पथ पे ले जाना है, तो वो विवाद से नहीं संवाद से जाएगा। और संवाद जो है वो सदन में बैठ करके जब आपस में जब डिबेट होती है, आपस में जब बहस होती है, तो उस संवाद जिस तरीके से क्या खाली हो हुल्लड़ करके और जिस विवाद करके अगर जिसको जैसे कहते हो ना, सदन का बहिष्कार कर देना या सदन से वॉकआउट कर देना या सदन से बाहर कर देना, कभी सरकार भी इनको सदन से बाहर करवा देती है, तो कहने का तात्पर्य इसको कहते हैं विवाद। मेरा ये मानना है कि अभी विपक्ष के पास इतना स्वर्णिम अवसर है और जिस तरीके का विपक्ष है, अगर वो संवाद अध्ययन करके संवाद के साथ अगर वो सदन चलाए और सदन के अंदर सरकार को ऐसा काम करे, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अब जिस तरीके से 3 दिन बाद में विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद में विधिवत रूप से सदन चालू हो जाएगा, तो सबसे पहले तो जो करोड़ों जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, नीट के मामले पर सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल उस पर चर्चा होनी चाहिए। नीट हो या समझ लीजिए जो नेट हो या तमाम, खास करके एजुकेशन सिस्टम परीक्षाएं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है पीयूष जी, अब मैं आपसे जल्दी से क्लोजिंग कमेंट यही चाहूंगा कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले। अगर किसी को अपनी मजबूती दिखती है, कोई शक्ति दिखाने की कोशिश करता है, तो जनता उसका हिसाब करने के लिए बैठी हुई है। तो सदन कैसे सुचारू रूप से चलाए, दोनों पक्ष और विपक्ष? पीयूष जी आवाज मिल रही है? चलिए लगता है पीयूष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल इसी नोट पे इस चर्चा को खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सदन की कार्यवाही अभी प्रॉपर शुरू नहीं हुई है। आज सिर्फ और सिर्फ नए सांसदों को शपथ दिलवाई जानी थी और उसी दौरान हमें तस्वीर नजर आई विरोध प्रदर्शन की। हालांकि एक खूबसूरत तस्वीर भी नजर आई जब गिरिराज सिंह और केसी वेणुगोपाल एक दूसरे के गले लग रहे थे। हम उसी तस्वीर की आगे भी उम्मीद करेंगे। चर्चा सिर्फ मुद्दों की हो सदन में। इसी भरोसे के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।